बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द फर्स्ट ईयर के 1 से लेके 12 चैप्टर तक के न्यूमेरिकल्स को मैं कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि 13वें और 14वें चैप्टर में तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। सो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को। तो उसके आपके सामने आ चुका पहला न्यूमेरिकल। इसके जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ, क्योंकि ज्यादा कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जल्दी से थोड़ी सी आपको बातें इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट 3.67 प्लस माइनस का 0.25 मीटर। अब स्टूडेंट आप अगर आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें तो एक जब हम मेजरमेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कभी बोतल देखी हो तो उसका वॉल्यूम लिखा हुआ होता है ना, तो वॉल्यूम लिखा हुआ था, कुछ भी हो 4 ml की है, 20 ml की, कुछ भी हो, उसके आगे आप नोट करिएगा, उसके आगे वो लिखता है प्लस माइनस का कुछ थोड़ा बहुत एरर होता है, वो लिखता है वो। तो यहां पर जो ये प्लस माइनस के बाद जो 0.25 है, ये कहलाती है अनसर्टेनिटी। इसका मतलब हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि यहां पर इस मेजरमेंट के अंदर या तो 3.67 ऐड हो जाएगा या तो 3.67 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस मेजरमेंट में इतनी अनसर्टेनिटी है 0.25 की। इसका मतलब ये 3.67 इसमें ऐड भी होगा या तो इससे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक की बात क्लियर है? ये कहलाती है अनसर्टेनिटी, ये हमारी क्या है? मेजरमेंट। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे। हमारे पास जो मेजरमेंट गिवन है वो मेजरमेंट कितनी है हमारे पास? तो मेजरमेंट हमारे पास कितनी है? दैट इज 3.67 यूनिट मीटर है तो मीटर लिखेंगे। उसके बाद अनसर्टेनिटी कितनी है? तो अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है? अनसर्टेनिटी हमारे पास है 0.25 मीटर। और हमें निकालना क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है हमारे को, तो वो हम निकाल लेंगे। चले भाई, तो फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला इज वेरी वेरी इजी। चले भाई, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होता है किसके? अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है। खुद सोचें थोड़ी देर के लिए, जब आप परसेंटेज निकालते हैं अपने नंबर की, तो आप कैसे निकालते हैं? आप क्या करते हैं? मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरीके से जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपकी मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है और टोटल मेजरमेंट कितनी थी, दैट इज 3.67। तो आपको बताएगा फ्रैक्शन में, आपको परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितने परसेंट मौजूद है। भाई जरा चेक करते हैं। तो यहां पर अनसर्टेनिटी हमारे पास है दैट इज 0.25, मेजरमेंट हमारे पास है दैट इज 3.67 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। आगे बढ़ते हैं। अब कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 0.25 को डिवाइड करेंगे 3.67 से तो आपको मिलेगा 0.067, उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? 100 से, तो ये आपको मिल जाएगा 6.7%। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू में जो आपने कैलकुलेट करी है उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई? दैट इज 6.7%। आई होप कि ये न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा इजी है, समझ में भी आ गया होगा, फॉर्मूला भी एकदम आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो आया बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सो यहां आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 1 में एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, जब आप 0.25 को डिवाइड करेंगे 3.67 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.068 और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.8%। न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द एरिया
and its approximate uncertainty of a circle with radius 3.7 exponent 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने आई, क्या आई? देखिए, अगर ये हमसे सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल मांगता तो ये तो हम इसको देंगे, मांग तो रहा है एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन इसने इसके साथ साथ इसने हमसे बोला कि एरिया ऑफ सर्कल के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी कैलकुलेट करके देनी है। अब इसमें मसला ये है, अगर आप चाहते हैं कि एरिया की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना, तो उसके लिए आपको रेडियस की अनसर्टेनिटी पता होनी चाहिए। यहां पे सवाल में इन्होंने रेडियस की अनसर्टेनिटी मेंशन करना भूल गए, तो मैंने यहां लिख दी है कि अनसर्टेनिटी इन रेडियस कितनी होनी चाहिए थी, 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। सही है इस सवाल के लिए, ये आपको देंगे तो ये भूल गए इसके अंदर, तो इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अब इसका डेटा बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास रेडियस गिवन है, तो रेडियस हम लोग लिखेंगे क्या, रेडियस आर होता है, आर हमारे पास कितना है, दैट इज 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे मांग क्या रहा है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना होगा। एरिया ऑफ सर्कल को हम क्या कह देते हैं, ए, ये हमें मालूम करना है। और अनसर्टेनिटी इन एरिया, ये भी हमें कैलकुलेट करनी है, तो अनसर्टेनिटी इन एरिया, तो ये हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, एरिया, अनसर्टेनिटी इन एरिया। यहां तक की बात क्लियर। तो ये हमारा डेटा यहाँ के स्टूडेंट कंप्लीट होता है। तो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन मैं आपको यहां करवा रहा हूं, तो सॉल्यूशन बहुत इजी होगा। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, तो आपको पता है ना एरिया ऑफ सर्कल का एक फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हम उसको यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बराबर आ जाएगा किसके, पाई, पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज 3.14। तो आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ये एक्सपोनेंट वाला जो बटन होता है उसको दबाएंगे तो आपको पाई मिल जाएगा, वरना आप 3.14 भी रख सकते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है दैट इज 3.7 एक्सपोनेंट 4, और उस रेडियस के ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर 2 मतलब स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 4.3 एक्सपोनेंट 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.3 एक्सपोनेंट 9 और यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो हमने कैलकुलेट करा स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल। तो यहां पर अनसर्टेनिटी इन एरिया, अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट, उसके बाद उसका बैकग्राउंड में आपको बताता हूं क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 2 इंटू डी डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन एरिया। अब यहां पर ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं थोड़ी सी आपको डेरिवेशन इसकी करवा देता हूं, तो सुनिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम ये फॉर्मूला आपके सामने नजर आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल का, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर ए को, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा डी ए। अब आप बोलेंगे सर डी क्यों लगा रहे हैं, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो वो डी से करते हैं। ये डी क्या होता है, बहुत स्मॉल चेंज होता है। क्लियर हो गई बात। तो डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा। क्लियर। उसके बाद इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2r। मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं बस। तो उसके बाद हमारे पास dr या डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r, और यहाँ dr डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर, एकदम क्लियर। अब ये जो हमारे पास dA है ये अनसर्टेनिटी इन एरिया है, लेकिन यहां पर आप चेंज इन एरिया तो निकालेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, हमें इस वाले एरिया की रिस्पेक्ट से निकालना है चेंज।
तो यहां पर पूरी इक्वेशन को एरिया से क्या करवा देंगे, दोनों साइड पर एरिया से डिवाइड करवा देंगे। अब आपको पता है ना एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल पता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से डी ए डिवाइडेड बाय ए बराबर आ गया किसके? 2 डी आर डिवाइडेड बाय आर। इसी को हमने डी की जगह पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा। आई होप ये आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है, जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, तो ये काम आएगा इंशाल्लाह। चले भाई, तो यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें तो सिर्फ डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये ए डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाय ए एंड डिवाइडेड बाय आर। यहां तक की बात क्लियर। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, तो डेल्टा ए बराबर आ जाएगा किसके? 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर किसके बराबर है? 0.05 एक्सपोनेंट 4। उसके बाद एरिया, एरिया किसके बराबर है हमारे पास निकाल के आया? 4.3 एक्सपोनेंट 9 एंड डिवाइडेड बाय आर। आर किसके बराबर है? 3.7 एक्सपोनेंट 4। क्लियर? आपके पास कैलकुलेटर तो मौजूद है, तो आप कैलकुलेटर में डालेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां से अगर आप देखें तो एक्सपोनेंट 4 से ये एक्सपोनेंट 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? ये रहा कैलकुलेटर, जो वैल्यूज बची ऊपर उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी निकल के आ गई, दैट इज 1.162 एक्सपोनेंट 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहां पर ये तो निकल गई। अब जरा सुनिएगा, हमने जब एरिया निकाला था वो आया था एक्सपोनेंट, उसकी एक्सपोनेंट की पावर क्या है? 9, और इसकी एक्सपोनेंट की पावर क्या है? 8। हम क्या करते हैं, इसको भी एक्सपोनेंट 9 ही बना देते हैं, है ना। एक्सपोनेंट 9 बनाने से फायदा ये होगा, जब हम इसको लिखेंगे, मेजरमेंट लिखेंगे, तो उसमें एक्सपोनेंट 9 बाहर चले जाएगा और ये दोनों अंदर आ जाएगी। तो जरा देखिएगा, जब हम इसका एक पॉइंट पीछे करेंगे, एक पॉइंट पीछे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.1162 एक्सपोनेंट पावर में एक और इजाफा हो जाएगा 8 + 1 9, और ये हमारे पास अनसर्टेनिटी इन एरिया। अब एक्सपोनेंट में 9 आ गया। अब हम मेजरमेंट जरा लिख देते हैं। तो मेजरमेंट में क्या होता है? क्या होगा? एरिया प्लस का प्लस माइनस का अनसर्टेनिटी। तो ये हमारी एरिया, हमारी मेजरमेंट थी, जो ये थी। मेजरमेंट के अंदर एरर कितना है? प्लस माइनस डेल्टा ए का। तो यहां पर 4.3 एरिया, उसके बाद अब इसकी भी पावर एक्सपोनेंट 9, इसकी भी पावर एक्सपोनेंट 9, इसको निकालो बाहर, बाकी इन दोनों को ऐड कर दो, तो 0 प्लस माइनस का 0.1162 और बाहर लगा देंगे क्या? एक्सपोनेंट 9, और यहां पे यूनिट क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ये ना। चले भाई, यहां जाके स्टूडेंट ये सवाल होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको जो बातें मैंने बताई इंशाल्लाह एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो आए अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। सो यहां आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4। ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान है, तो आए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। तो सिंपल सा एक आसान सा न्यूमेरिकल है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है जिसकी स्पीड यूनिट से पता चल जाता है 850 किलोमीटर पर आवर है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर वो 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो कितना टाइम लेगा। बहुत इजी था। तो आए जरा इसका डेटा बनाते हैं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है v, वो है दैट इज 850 किलोमीटर पर आवर। अब आप चाहें तो इसको पहले कन्वर्ट कर लें। 850 किलोमीटर पर आवर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, 850 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? 1000 से, एंड डिवाइड करवाएंगे किससे? 3600 से। तो आपके पास ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, तो यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं।
तो 850 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600, तो आंसर विल बी 236.1। 236.11 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। चले भाई, यहां तक की बात क्लियर। दूसरी चीज उसने डेटा में क्या दिया हमारे को, उसने बताया जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जिसे हम कहते हैं डी, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, किलो को हटा देंगे, किलो को हटाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहां तक की बात क्लियर। मांग क्या रहा है, टाइम, टी मांग रहा है, तो यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम को, दैट इज टी। तो आइए जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों ने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। तो हम जानते हैं कि S बराबर होता है किसके, V T के बराबर होता है, S इज इक्वल टू VT। अब हमें तो यहां पे क्या निकालना है, टाइम, तो यहां वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके डिवाइड होगी, तो इस तरीके से हमारे पास टाइम बराबर आ जाएगा किसके, S डिवाइडेड बाय V के। S हमारे पास कितना है, दैट इज 236.11 एंड वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, सॉरी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1000 और वेलोसिटी जो है हमारे पास दैट इज 236.11। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 236.11, तो आंसर आ गया 4.23 सेकंड्स। यूनिट याद रखिएगा, 4.23 सेकंड्स। तो आई होप कि ये एक बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल तो था ही नहीं। आप चाहते हैं किलोमीटर में भी रख सकते थे, किलोमीटर में करते तो आंसर में हमारे पास किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होता और आपके पास यूनिट वापस सेकंड ही आता। तो बात तो एक ही है, किसी से भी कर ले, चले भाई, तो वहां पे भी कन्वर्ट कर ही लेते आप लोग। तो यहां पर आर आता, इसका यूनिट आर आता, अगर ये वाला यूनिट रखते हैं तो आर आता, फिर आर से सेकंड में करते हैं, तो बात एक ही है। आप पहले इसको कन्वर्ट कर लें, इसमें डालेंगे डायरेक्ट आंसर सेकंड में आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेंशन ना लें। यही तरीके को फॉलो करा करें, जब भी आपके पास कोई भी ऐसा यूनिट आए आपको उसे सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दें, जिंदगी सुकून में रखें हमेशा। तो आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आए, आपको हर एक क्वांटिटी के यूनिट को ऐसा यूनिट में रखना है, बस अपने ये दिमाग में रखें, चाहे वो यूनिट कोई भी दे रहा हो, ऐसा यूनिट में होना चाहिए। चले भाई, ये आ गई न्यूमेरिकल नंबर 4, बहुत इजी है। आए जरा देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले वो बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक है जिसकी लेंथ वो दे रहा है हमारे को, दैट इज लेंथ हमारे को दी जा रही है दैट इज 25 मीटर। उसके बाद वो कह रहा है होल्डिंग टैंक 25 मीटर इन लेंथ है और 15 मीटर इन विड्थ। उसकी जो विड्थ है हमारे पास W, जिसको हम कह देंगे, वो है हमारे पास 15 मीटर। अब बोल रहा है इसको रेक्टेंगुलर जो टैंक है, मैं इसकी डायग्राम आपके सामने थोड़ी सी बना देता हूं। तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर जैसा टैंक है, तो ऐसा है, मैं करता क्या हूं, मैं एक क्यूब बना देता हूं। क्या बना देता हूं, क्यूब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा बस, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, इसलिए क्यूब बना रहा हूं। क्यूब से आप समझिएगा नहीं, रेक्टेंगल है ये। तो यहां पर हमारे सामने ये आ गया क्यूब। जो इसकी लेंथ आपको दी जा रही है, लेंथ आपको दी जा रही है वो कितनी है, दैट इज 25 मीटर। इसकी जो विड्थ आपको दी जा रही है दैट इज 15 मीटर, और जिसकी हाइट हमें नहीं पता इसकी डेप्थ कितनी है। चले भाई गौर करें यहां पर। आगे वो बोल रहा है इसको हम यूज टू करते हैं, इसको यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, वाटर को भरने के लिए, स्टोर करने के लिए। आगे बात करते हैं इसके बारे में। वो बोल रहा है इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वो बता रहा है कि अगर 2980 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से क्या याद आया, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, पहले जो ये बताया मुझे। आप बोलेंगे सर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट है। तो वो बोल रहा है अगर इतना वॉल्यूम पानी हमने क्या किया, पंप करवाया इस टैंक के अंदर, तो बताओ अब इसकी जो हाइट होगी, जिसे हम कहते हैं डेप्थ, इसकी डेप्थ कितनी होगी। एक सिंपल सी बात है, जब हम इस टैंक में पानी फिल करेंगे, खुद सोचे थोड़ी देर के लिए, तो पानी फिल करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वो बोला इतना पानी डाल दिया इसमें,
तो अब इसकी हाइट कितनी होगी ये बतानी है बस। तो ये ना तो लेंथ चेंज होगी ना तो विड्थ चेंज होगी, है ना। चले भाई, तो बहुत आसान है। तो यहां पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले तो हम इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम हमारे को दिया हुआ है दैट इज 2980 मीटर क्यूब, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेप्थ, जिसको हम कह देते हैं डी। यहां तक की बात क्लियर, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब हमें फॉर्मूला तो याद है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमें पता है वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है किसके, लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। चले भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो डेप्थ चाहिए भाई। तो यहां पर लेंथ और ये जो विड्थ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो वी डी बराबर किसके आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा किसके, वी वहीं पर है, इसको रहने दे। लेंथ और विड्थ यहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वल टू दूसरा साइड आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डी बराबर आ जाएगा किसके, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था 2980, लेंथ कितनी थी, लेंथ हमारे पास 25, और विड्थ कितनी थी, विड्थ थी हमारे पास 50। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास अब हाइट या डेप्थ कह सकते हैं कितनी आ गई होगी, तो जरा चेक करते हैं। तो यहां पर हमारे पास इसकी जो आप हाइट है, आप कह सकते हैं डेप्थ है, वो हो गई होगी 7.94 मीटर। यूनिट लाजमी लिखिएगा। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस वाले न्यूमेरिकल को भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। तो आए अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो यहां आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 5। बहुत आसान न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। तो ये हमारे को लेंथ दी जा रही है, ये हमारे को विड्थ दी जा रही है, और ये हमारे को डेप्थ दी जा रही है। तो लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, डेप्थ आ गई, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम। तो यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। लेंथ हमारे पास 1.9, विड्थ हमारे पास 1.2, डेप्थ हमारे पास 0.8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वॉल्यूम निकल के आ रहा है दैट इज 1.824 मीटर क्यूब। तो आए अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 6। इस न्यूमेरिकल नंबर 6 में स्टूडेंट आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बस इतना सा काम हमें करना है। तो पहले पार्ट को जरा देखें, इसे हमें देखना है कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आइए जरा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस, ये v क्या है, वेलोसिटी, ये t क्या है, टाइम, और ये a क्या है, ऐसे रिलेशन। आई होप ये आपको पहले से पता ही होगा, बुक में भी मेंशन कर दिया उन्होंने। तो पहले तो आप एक दफा सवाल को डाल लें, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस का 2at। x की जो डायमेंशन होती है, मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल L विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस का 1 विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसकी पावर 2 है तो बाहर 2 लगाते हैं। प्लस कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशन में इंक्लूड नहीं करते। ऐसे रिलेशन, ऐसे रिलेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस का 2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गए हमारे पास कैपिटल L, और अगर आप यहां देखें तो यहां पर ये आ गया L t माइनस का 1, ये आ गया t माइनस का 1, और ये t के पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा t2 प्लस यहां जरा देखें L अपनी जगह पर t माइनस 2 और 2 t की पावर 1, तो मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस से पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो -2 एंड प्लस का 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आखिरी स्टेप है। तो ये आ गया कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, दोनों की बेसिस से हमें पावर ऐड कर देते हैं, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा LT प्लस का, इधर देखें
-2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। आप खुद देख लो स्टूडेंट, क्या ये आपको कहीं से डायमेंशनली करेक्ट लग रही है? नहीं, हमारे पास तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशन आई है वो कैपिटल एल आई है, लेकिन राइट साइड पे तो ये हमारे पास एक जगह एल टी मिला है और एक जगह एल टी -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो हम यहां लिख देंगे इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। तो आज आप सेकंड वाले को देखते हैं कि सेकंड वाली क्या डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं। तो आगे सेकंड वाली, इसको भी एक दफा क्या कर लेंगे, प्यार से उतार लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन लिख के x = v0 t प्लस का 2at²। अब ये सोच रहे हो v0 क्या है, उसने बुक में मेंशन किया हुआ है कि v0 का मतलब है कि टाइम इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। चले भाई, x की डायमेंशन कैपिटल L विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt -1। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2 को छोड़ दे कांस्टेंट है, बाकी बचा हमारे पास ऐसे रिलेशन, ऐसे रिलेशन की डायमेंशन होती है lt -2। उसके बाद t की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। चल फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जरा गौर फरमा लें, तो यहां पर l अपनी जगह पर -1, इसकी पावर क्या है +1, क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे, बेसिस सेम है, दोनों की t है, पावर ऐड हो जाएगी। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब सिर्फ यहां पे बचेगा lt⁴। उसके बाद प्लस, यहां अगर आप गौर फरमा लें तो यहां जरा देख लें, इसकी पावर है -2, उसकी पावर है +2, बेसिस सेम है, पावर ऐड करते बस। जरा आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टेप। तो जरा गौर फरमा लें, यह आ गया कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, t⁴ को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगी कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट प्लस -2 + 2 0, t⁴ 1 होता है छोड़ दें, तो यहां से बच जाएगा कैपिटल L। दोनों सेम ऐड कर देंगे तो सिंपल यही चीज आ जाती है, याद रखिएगा, पता नहीं चले आप 2 लिख दें, 2 नहीं आएगा, ये सिंपल L ही आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो भी कैपिटल L आई है और राइट साइड की डायमेंशन भी कैपिटल L आई है। इसका मतलब इट इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 6 अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। बुक में मौजूद जो एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड वो भी प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आज आप न्यूमेरिकल नंबर 7 को करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 7 और बेहद आसान न्यूमेरिकल है। ये कैसे है वो मैं आपके लिए आसान बनाता हूं, सब्र करें। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है कि 1 हेक्टेयर इज डिफाइंड एज 10⁴ मीटर स्क्वायर। डेटा बनाए पहले, उसमें लिख देंगे 1 हेक्टेयर बराबर किसके है 10⁴ मीटर स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं, उसने लिख के दिया कि 1 एकड़ इज 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर के बराबर है। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर के बराबर, ये भी लिख दिया। मांग क्या रहा है, हाउ मेनी एकर्स आर इन 1 हेक्टेयर, वो हमसे मांग रहा है कि 1 हेक्टेयर में, क्या बोल रहा है वो, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने एकड़ होंगे, कितने एकड़ होंगे ये हमें बताना है, हमें नहीं पता कितने एकड़ होंगे। तो यही चीज हमें बतानी है कि अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर है तो वो कितने एकड़ के बराबर होगा। ये है इंपॉर्टेंट बात। आपको शुरुआत कहां से करनी है, हेक्टेयर से। कहां से करनी है, क्योंकि आपको जाना कहां है, हेक्टेयर से एकड़ में। तो हेक्टेयर तो शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, हमें यहां पर पता है कि 1 हेक्टेयर हमें गिवन है, क्या है 1 हेक्टेयर। अब हमें हेक्टेयर से किस में जाना है, मीटर में, सॉरी एकड़ में। तो हम यहां यूज करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करते हुए इस कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हैं हम इजीली। इसे कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम इजीली कोई भी कन्वर्जन को परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। अब कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हमने लिख दिया 1 हेक्टेयर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको पता है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर है?
तो आप बोलेंगे सर सवाल में बताया कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के। सुनते रहिएगा बात, मुझे हेक्टेयर को काटना है तो हेक्टेयर को आना पड़ेगा नीचे ताकि हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो जाए। तो मैं यहां लिखूंगा कि मैं जानता हूं कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर, उसने बताया 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर है। आई होप यहां तक की कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, एकदम क्लियर है बात, बिल्कुल। चले भाई इसको मिटा देता हूं, इसका काम हो गया खत्म। बताओ अपना एम याद रखिएगा, हमें इसको एकड़ तक पहुंचाना है, ये हमारा एम है। चले भाई अब मैंने देखा कि मुझे सवाल में बताया 1 एकड़ में इतने फिट होते हैं, 1 एकड़ में इतने फिट होते हैं, फिट स्क्वायर होते हैं। अब यहां पर तो हमारे पास मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ पहले हम क्या करते हैं, इस मीटर स्क्वायर को फिट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। चले भाई अब खुद सोचे, मुझे यहां से मीटर स्क्वायर को काटना है तो मीटर स्क्वायर कहां आएगा, नीचे। तो आप मुझे बस ये बता दें, क्या आपको ये पता है 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, या आपको ये पता है 1 फिट में कितने मीटर होते हैं? आपकी मर्जी। मुझे ये पता है कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं ये बात जानता हूं कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। क्या होते हैं? 3.28 फिट। लेकिन हमें मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो इस पूरे में भी क्या आ जाएगा, 3.28 पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और फिट पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये कन्वर्ट, क्योंकि अब देखिए हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब ये हमारा जो यूनिट है वो किस में है, फिट स्क्वायर में। अब मुझे एक बात बताएं कि आपको ये पता है, सवाल ने बताया 1 एकड़ में इतने फिट है, तो जरा चेक करें मुझे क्या काटना है, मुझे फिट स्क्वायर को काटना है। तो फिट स्क्वायर कहां आएगा, यहां पर, ताकि कैंसिल हो जाए। तो उसने बताया 1 एकड़ में, क्या बताया उसने, 1 एकड़ में कितने फिट है, फिट स्क्वायर है 4 एक्सपोनेंट 4 फिट स्क्वायर मौजूद है। मुझे पता है ये मेथड आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस मेथड की आदी हो जाएंगे। ये सबसे आसान मेथड है किसी भी यूनिट कन्वर्जन के लिए। चले भाई, तो यहां पर फिट स्क्वायर से ये फिट स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। आखिरी जो यूनिट बचा वो किस में आया, एकड़ में। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लें, ऊपर वालों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको नीचे वालों से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, आपके पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.689। सही है ना। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 2.69 ही हो जाएगा। और यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा एकड़। क्या आएगा, एकड़। आई होप यहां जाके हमने इस आसान से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया जो कन्वर्जन पे बेस्ड था। और आई होप ये मेथड जो मैंने आपको करवाया, इससे आसान मेथड तो मुझे नहीं पता भाई, सबसे आसान मेथड यही है। आए न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 8 आ चुका है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी है, तो जल्दी से करते हैं। जब भी मैंने आपके सामने सॉल्व कर ही दिया, वरना टाइम जाया होने वाली बात थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ अब वॉच फैक्ट्री क्लेम्स, एक वॉच फैक्ट्री दावा कर रही है कि इट्स वॉचेस गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स इन अ ईयर। 1 साल के अंदर उसमें जो एरर आ रहा है वो 10 सेकंड से या तो ज्यादा होगा, 10 सेकंड ज्यादा होगा, या तो 10 सेकंड कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये कह रहा है वो। अब हमें क्या करना है, हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच, ये वॉच कितनी ज्यादा एक्यूरेट है, एक्सप्रेस एज परसेंटेज। और हमें यहाँ पे परसेंटेज में बताना। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली हमसे कहना चाह रहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के दे दो। अब उसने हमें मेजरमेंट क्या दी, उसने हमें मेजरमेंट दी 1 ईयर, और 1 साल में जो एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, वो कितनी आ रही है, 10 सेकेंड। तो मेजरमेंट हमारे पास हो गई 1 ईयर और अनसर्टेनिटी आ गई 10 सेकेंड्स। क्लियर हो गई बात एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, तो यहां पर दोनों का यूनिट सेम कर रहा है, क्योंकि 1 सेकेंड में है और 1 ईयर में, दोनों ही टाइम के यूनिट है। तो यहां पर हमने सोचा कि ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो आसान है।
तो हमें पता था कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। और अनसर्टेनिटी हमारे पास थी 10 सेकेंड, हमें निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला बहुत इजी, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी गिवन थी 10 सेकेंड्स, तो मैं लिख देता हूं कितनी है वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज 10 सेकेंड्स। और मेजरमेंट हमारे पास है 3153600, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास निकल के आ गई क्या, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकल के आ गई स्टूडेंट, ये आ गए 3.17 एक्सपोनेंट -5%। आई होप कैलकुलेटर तो आप सबको चलाना आता ही होगा, तो ज्यादा मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब आए जरा न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है न्यूमेरिकल नंबर 9। ये भी ज्यादा आसान तो नहीं कहूंगा कि ये मीडियम वाला न्यूमेरिकल है बिल्कुल। तो आए जरा इसको करते हैं। लिखा हुआ है इसमें द डायमीटर ऑफ द मून इज 348 किलोमीटर। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कर देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। अब आपको एक बात बताता हूं, आगे जरा देखें। उसके बाद उसने बोला कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, ये है इंपॉर्टेंट बात। उसने हमसे बोला कि वॉल्यूम निकालो मून का, और आपको पता है ना मून क्या है, एक स्फीयर है। तो यहां पर स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके सामने लिखा हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आप वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लें तो आप लोगों को स्टूडेंट्स मून का रेडियस पता होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, आपको पता है रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। तो मैंने क्या किया, मुझे डायमीटर ऑफ मून तो गिवन था, मुझे चाहिए था रेडियस ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ मून को डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कौन, रेडियस ऑफ मून। आई होप यहां तक की बात तो एकदम क्लियर हो गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब उसने बता दिया था सवाल के अंदर रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है, तो ये आ गया रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में है, आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है यहां तक। चले पहला पार्ट क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है। दूसरा पार्ट क्या है, वो बोल रहा है हाउ मेनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। ये जो बात इसने करी ना, ये लगती है बड़ी कंफ्यूजिंग, लेकिन है बहुत इजी। कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में इसको समझाता हूं। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं, उसके बाद जब दूसरा पार्ट है ना वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा। चले भाई, पहला पार्ट उसने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द मून निकालो। तो फॉर वीएम काम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें पता है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है, 4/3 पाई अपनी जगह पर, आर की जगह पे इस आर की वैल्यू को पुट कर दिया। कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद होगा, इस वैल्यू को कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द मून निकल के आ जाएगा 2.206 एक्सपोनेंट 19, और यूनिट लाजमी लगाइएगा, दैट इज मीटर क्यूब। ये काम तो बेहतरीन था, बहुत आसान था, ये आप कर लेंगे। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें कहा था कि हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट, इसको मैं समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, सुनिएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट सपोज कर लें एक रूम है, क्या है, एक रूम, और इस रूम का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो है 20 मीटर क्यूब, सही है ना। ये है इस रूम का वॉल्यूम। अब हुआ क्या, एक आसान सी सिचुएशन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसने हुआ ये कि मैंने माल खरीदा और वो भी काटन। अब मेरे पास है जो वॉल्यूम रूम में, जो मेरा गोदाम समझ लें इसको, ये एक गोदाम है जिसका वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है। अब मैं एक कार्टन खरीद रहा हूं, सही है, मुझे अब मेरे पास तो इतनी ही जगह है 20 मीटर क्यूब की। अब मुझे बताया जा रहा है जो मैं एक कार्टन खरीद रहा हूं, एक कार्टन का जो वॉल्यूम है, एक कार्टन का जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। बस सपोज कर ले, बस समझाने के लिए। तो एक कार्टन का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और मेरे पास जो रूम है जिसमें मैं इस कार्टन को रखूंगा, उस कार्टन का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब।
अब सवाल ये है कि मुझे कितने कार्टन खरीदने चाहिए ताकि वो इसके अंदर फिल हो जाए पूरे। अब आपका फौरन जवाब आएगा कि सर रूम का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब और एक कार्टन का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब इस रूम के अंदर 20 कार्टन आ सकते हैं, तो आपको 20 कार्टन खरीदने चाहिए। ये जवाब आपने इतनी आसानी से दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि अभी वॉल्यूम ऑफ रूम इतना ही है, लेकिन वॉल्यूम एक कार्टन का 2 हो गया, एक कार्टन का वॉल्यूम कितना हो गया 2 हो गया, तो अब बताएं कि मुझे कितने कार्टन खरीदने चाहिए ताकि वो इसमें रखूं तो इस पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ले। तो आपका फौरन जवाब आएगा सर अब 10 कार्टन खरीदने। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, बहुत आसान है। ये है वॉल्यूम ऑफ द रूम, मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक बॉक्स का बीबी। तो यहां जरा चेक करें वॉल्यूम ऑफ द रूम कितना है 20 और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना है 2, तो 2 1 2 2 10 20। तो आप देखिए इसने बता दिया कि हमें कितने कार्टन खरीदने चाहिए 10 कार्टन। तो इसका मतलब हमारे को यही तो कह रहा है वो बी वाले पार्ट पे, वो कह रहा है हमें कितने मूव्स की जरूरत होगी। यहां कार्टन की जरूरत थी, यहां कितने मूव्स चाहिए होंगे ताकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है ना उसके वॉल्यूम के अंदर आ सके। बहुत आसान सा काम है। अब आपको यह बताना है हमारी जो अर्थ का वॉल्यूम है उसमें कितने मूव्स को हम लोग फिल करवा सकते हैं। तो बस यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून को, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमें अर्थ के अंदर डालना है इसको, तो अर्थ का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट बात कि आपको वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द मून भी पता होना चाहिए, फिर ही आप बता सकते हैं कि आपको कितने मून्स की जरूरत होगी ताकि वो अर्थ का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सके। तो ये बहुत आसान सी बात है, इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। आए जरा अब हम लोग भी इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द मून तो था, पहला पार्ट से हमने वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लिया, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मूव्स की तादाद पता करनी है कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मूव्स आ सकते हैं। तो हमें पहले अर्थ का वॉल्यूम निकालना होगा। तो यहां पर मैंने वही किया, फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वही फॉर्मूला है आर ई। अब रेडियस ऑफ अर्थ है तो रेडियस ऑफ अर्थ की हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकल के आ जाएगा 1.087 एक्सपोनेंट 21 मीटर क्यूब। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब हम अपने आखिरी जो इंपॉर्टेंट काम है जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ को स्मॉल ई से लिखा हुआ तो लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड करवाएंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ मून से। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 1.087 एक्सपोनेंट 21 एंड वॉल्यूम ऑफ द मून कितना है दैट इज 2.206 एक्सपोनेंट 19। तो ये आपको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिलेगी 49.3। राउंड ऑफ करने के बाद 49.28 या 29 आ रही होगी, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगी 49.3। इसका मतलब हमें 49.3 मूव्स की जरूरत होगी ताकि वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर हो जाए, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर आ जाए। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। और आज की ये वीडियो स्टूडेंट एंड करता हूं। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल नंबर 9 भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। यहां पे आप आखिरी लाइन लिख देंगे कि यहां पर हैंस 49.3 मून्स would be needed to, अब यही वाली लाइन लिख देंगे would be needed to create, पूरी वही वाली लाइन लिख देंगे would be needed to create a volume equal to that of earth, तो आई होप आपको ये हर न्यूमेरिकल जो मैंने आज की वीडियो में करवाया, आई होप ये सारे न्यूमेरिकल आपको एकदम क्लियर होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।